Students, in today's video, we are going to read about the characteristics of production, importance of production, and then the factors of production. So, characteristics of production. So, according to Paul Studsky, all those human activities are included in economic production under which those goods and services are produced with the help of limited resources which are limited in supply, which have a monetary value and which satisfy human requirements. तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें हम तो इसमें जो इंक्लूड किया जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस माना जाएगा जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास जिनकी सप्लाई बहुत कम है और साथ ही साथ उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी होनी चाहिए और उससे ह्यूमन जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है इसके थ्रू हम इसके प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल। तो जिन गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में ह्यूमन लेबर या कैपिटल नहीं लगता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर। तो ये हमें तो नेचुरली मिल रही है, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन लेबर या कैपिटल नहीं लगा हुआ है, इसलिए उसको हम नेचुरल रिसोर्स में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को इनकी यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज करते हैं तो जब हम इस पर लेबर लगाते हैं यानी कोई वर्कआउट करते हैं तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोडक्शन। और जब इसमें कैपिटल को भी लगाया जाता है यानी हम कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। तो इस तरीके से प्रोडक्शन वर्क के लिए जरूरी है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन लेबर और कैपिटल इन दोनों को लगाना जरूरी है, तभी उसे प्रोडक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी लिमिटेड इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड। तो डिमांड जो है वो लिमिटेड है, डिमांड जो है वो ज़्यादा है, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है, लिमिटेड होता है। इफ सप्लाई ऑफ समथिंग इज अनलिमिटेड इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड then it will not be considered as economic good and it will not be included in production। तो कोई भी चीज़ जो अनलिमिटेड है, जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, डिमांड कम है, तो उसको हम प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं। लाइक जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, ये हमारे पास अनलिमिटेड इसकी सप्लाई है तो इसको हम प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोडक्शन में इंक्लूड हम किसको करेंगे? जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में सप्लाई लिमिटेड है। थर्ड पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिन गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ हमें अगर मिल रही है तो वो प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी टास्क हमने किया हुआ है, लव या अफेक्शन के कारण हमने कुछ काम किया हुआ है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को स्कूल टाइम के बाद पढ़ा रहा है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है और उसके बदले में उसको कुछ भी मॉनेटरी कंसिडरेशन यानी रुपए पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, टीचिंग जो है एक सर्विस है, ठीक है, और गुड्स यानी कोई भी सामान के बारे में,
तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर दान वगैरह कर रहा है तो उसमें किसी दूसरे उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, तो उसको प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव फिक्स्ड कॉस्ट ओनली व्हेन कॉस्ट इज इनकर्ड in the form of labor or capital, only then it will be considered as production. Without cost it cannot be considered as production. तो जो भी गुड्स या सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेबर या कैपिटल फॉर्म में, ये होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कोई नहीं है उस चीज़ को पाने की, तो फिर हम उसको प्रोडक्शन एज ए प्रोडक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो भी प्रोडक्शन किया जाए उससे ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या दिया है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट बाय कंजम्पशन ऑफ ब्रेड, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन production. Along with this, essential to use an oven for the production of bread, but oven does not have direct utility, but as it is used in the production of bread and in an indirect form, so it is also included in production. तो जो भी हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। यहाँ पे एग्जाम्पल के जो दिया हुआ है कि कोई पर्सन ब्रेड कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन करने पर उसकी यूटिलिटी जो है या नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब ब्रेड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? उसको बनाने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से ब्रेड जो है डायरेक्ट यूटिलिटी को शो कर रहा है, वाइल द ओवन शोज द और हेल्प इन द प्रोडक्शन इन इनडायरेक्ट वे। तो इस तरीके से हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ह्यूमन लेबर और कैपिटल के थ्रू ही प्रोड्यूस होना चाहिए। साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि उसकी लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक कॉस्ट होना चाहिए, और उससे गुड्स और सर्विसेज के थ्रू ह्यूमन वांट्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो जो प्रोडक्शन वर्क होता है उससे क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो फुलफिल हो जाती है। अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी नीड्स ही फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट इज डिटरमिनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो प्रोडक्शन वर्क होता है उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन या सोसाइटी किस तरह की है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन सिटीजन इज लोअर एज कंपेयर टू अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज लो इन इंडिया, वाइल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज कंट्रीज आर एक्सट्रीमली हाई। तो यहाँ पे प्रोडक्शन वर्क अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा होता है कंपैरिजन एज कंपेयर टू इंडियन सिटीजन। तो इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी कंट्री के बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो प्रोडक्शन स्केल के थ्रू अगर प्रोडक्शन लेवल हाई है तो हम उधर के ट्रेड और कॉमर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो अच्छी कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। Greater the production of goods and services in a country, greater will be the consumption, and the government will also be able to earn more income through taxes imposed on them. This increased income can be used by the government in social welfare. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और
उतना ही जो लोग हैं उसका कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन करने पर क्या हो रहा है कि कोई लोग चीज़ खरीद रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है। तो जितनी ज़्यादा चीज गुड्स या सर्विसेज जो है वो कंजम्पशन की जाएगी, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स मिलेंगे, और टैक्स जब ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को, तो उस कंडीशन में सोशल वेलफेयर पे गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च कर पाती है। इस तरीके से जो प्रोडक्शन वर्क है उसके थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। लेट्स रीड अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू ऑल those goods and services which are used to make the production of wealth possible. According to Professor Benham, anything that contributes toward output is a factor of production. तो जो चीज़ किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे फार्मर जो है वीट प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, सीड, वाटर, मैन्योर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इनको ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा। अब इनमें से किसी एक भी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, ना हम लैंड को छोड़ सकते, ना सीड्स को, ना वाटर को। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है, तभी प्रोडक्शन वर्क प्रॉपरली हो सकता है। तो नॉर्मली 5 फैक्टर्स जो है वो कंसिडर्ड किए गए हैं इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसमें है फर्स्ट लैंड, देन लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस। सो देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस। In today's video, we are going to read about the first factor, that is land. तो land के बारे में अगर हम कहें कि उसकी वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो बिना लैंड के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लैंड की मीनिंग की बात करें, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसे कहा गया है नेचर्स गिफ्ट, दैट इज ऑल दोज मटेरियल थिंग्स एंड फोर्सेस विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर फॉर मैन, फ्री आर इंक्लूडेड इन इट। अकॉर्डिंग टू मार्शल, by land is meant the material goods and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat. तो ये सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है और इसी पे ही हम पूरी तरह से डिपेंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो लैंड है, लैंड को नेचर गिफ्ट कहा गया है, और हम उस पे जो इकोनॉमिक वर्क करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए हम डिपेंड हैं। तो नॉर्मल जो बोला गया है कि अपर पार्ट ऑफ अर्थ, उसको लैंड, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो इंक्लूड किया जाता है ये आप देखें, जैसे ऑन द लैंड सरफेस फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर, लेक्स, ओशन, प्लेन्स वगैरह। Below the land surface, mineral substances, oil, coal, etc. Above the land surface, that is rainfall, air, sunlight, etc. तो इकोनॉमिक्स में लैंड वर्ड अगर बोले तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। Let's read about the characteristics of land. So first characteristic is land is free gift of nature. तो अगर हम कहें कि लैंड अगर नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम कहाँ रहते। तो उस तरीके से अगर बोले, मैंने जो भी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है वो लैंड एरिया पर ही किया हुआ है। लैंड से ही उसे रिवर, लेक, ओशन, वाटर वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। इस तरीके से लैंड क्या है? एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट वन इज लैंड इज लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड एरिया को ना हम इंक्रीज कर सकते हैं,
ना डिक्रीज कर सकते हैं। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम देखेंगे उसमें इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, जैसे कैपिटल है या लेबर है, उसको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। लेकिन एकमात्र लैंड ही है जो हमारे पास लिमिटेड है, हम उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रोडक्शन को हम कुछ तरीकों से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंड इज indestructible properties. So land cannot be destroyed although the fertility of land declines due to continuous use, yet it is no change in sunlight, water, air, etc. associated with land that is they are indestructible. तो लैंड जैसा हमने पढ़ा कि लिमिटेड है, साथ ही साथ इंडिस्ट्रक्टिबल है, लैंड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो सकती है। लेकिन जो सनलाइट, वाटर, एयर उसके साथ लैंड के साथ ही है, वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, खत्म नहीं होता या नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज लैंड इज कंसिडर्ड टू हैव इन्फिनिट वेरिएशन। तो हम तरह तरह से लैंड का हम यूज कर सकते हैं। लैंड एट ऑल प्लेसेस इट नॉट यूनिफॉर्म इन कॉन्टेक्स्ट टू कंडीशन एंड फर्टिलिटी। लैंड एट वन प्लेस मे बी वेरी फर्टाइल while लैंड एट अनदर प्लेस मे बी barren और यूजलेस। तो लैंड जो एरिया है उसमें कई तरह के वेरिएशन है। आपने पहले भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉइल या लैंड मास के बारे में। अगर हम पढ़ें तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूनिफॉर्मिटी हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज लैंड इज एन इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर लैंड की बात करें तो वो इनएक्टिव है। आप उस पर जब लेबर या कैपिटल एम्प्लॉय करोगे तब आप लैंड से कुछ प्रोडक्शन वर्क कर पाओगे। जैसे कुछ अगर ऑटोमेटिकली ग्रो हो गया, कोई एम्प्टी पीस ऑफ लैंड में, खाली जमीन पे कुछ अपने आप उग गया है, और तो उसको जो है उसको हम प्रोडक्शन वर्क नहीं बोल सकते हैं। एंड आउटपुट is obtained from it only after man provides seeds etc. to it. तो जब कोई पर्सन इस पे सीड्स वगैरह लगाएगा और फिर उससे क्रॉप प्रोडक्शन करेगा, तब जाके वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। अदरवाइज लैंड क्या है? इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल यानी वो चल फिर नहीं सकती। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन लैंड कभी अपने प्लेस से मूव नहीं करती है, ये आप सभी जानते हो। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटीज अप्लाई ऑन लैंड। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी आपने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स सच एज रिकार्डो एंड मार्शल बिलीव दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाइज ऑन लैंड, दैट इज at there is increase in the unit of labor and capital on a piece of land, increase in output is obtained at a successively declining rate. तो जैसे जैसे हम मार्शल और रिकार्डो ने ये बात बताई थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यहाँ पे लैंड पर अप्लाई होती है। जैसे जैसे लैंड पर लेबर और कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा एक छोटे यूनिट पर, तो धीरे धीरे उसका जो लैंड का प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।